हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी के लिए टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कराने के लिए टॉप 30 क्वेश्चंस की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आपको हर एक सब्जेक्ट का टॉप 30 क्वेश्चंस हफ्ते के 6 दिन मिला करेंगे। तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट होगा, जो कि हिंदी का है। तो आज आपका हिंदी के 30 टॉप 30 क्वेश्चंस का टेस्ट होने वाला है, या कह लीजिए प्रैक्टिस होने वाली है, जो कि एग्ज़ाम में बार बार इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए तो आप सभी लोग बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस को लगाएंगे मेरे साथ, और आपके आने वाले सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स में आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे अगर आप इन सभी सीरीज़ को सीरियसली लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी किए शुरुआत करते हैं अपने आज के टॉप 30 क्वेश्चंस की। तो क्या आप सभी तैयार हैं? कमेंट सेक्शन में थम्स अप करके जल्दी से मुझे बता दीजिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें पूछा गया है प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग है। तो आपको यहाँ पर उपसर्ग छांटना है कि जो ये शब्द दिया गया है इसमें कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है। जल्दी से आप लोग अपना सही जवाब मुझे बताइए। 3 सेकंड का समय है आपके पास। सही जवाब आपका देखते हैं क्या आप लोग बताने वाले हैं। तो बहुत अच्छे से आपने जवाब दिया दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। और कैसे होगा वो भी मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करती हुई चलूँगी। तो प्राक धन इतिहास, ठीक है, इतिहास धन इक। तो इसमें इक तो प्रत्यय है, प्राक उपसर्ग है, और इतिहास आपका मूल शब्द है। तो इसीलिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें आपका प्राक जो है ये उपसर्ग है। आगे चलते हैं। तुलसीदास किसकी कविता है? जो तुलसीदास कविता है ये निम्नलिखित में से किसकी कविता होगी? हरिवंश राय बच्चन, मुक्तिबोध, अज्ञेय, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? बताइए। बहुत जल्दी से आपका आंसर आ जाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जा चुकी है, आपका प्रीवियस पेपर में पूछी गई। ये आपका आज का टेस्ट है। तो तुलसीदास कविता दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखी है, जो कि छायावादी युग के एक स्तंभ माने जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? आपको इसमें दोस्तों संधि भी बतानी है और संधि विच्छेद भी। बहिष्कार में कौन सी संधि है और सही संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखते हैं कौन सबसे पहले सही जवाब दे पाएगा। तो सबसे पहले तो हम आप इसका देखते हैं कि विग्रह कैसे होगा। तो जहाँ पर आप देखेंगे बहिष्कार, ठीक है, बहिष्कार, तो बहिष्कार का जो संधि विच्छेद होता है वो हो जाएगा बहिधनकार। जो ये श है इसके स्थान पर विसर्ग आ गया है, और जहाँ भी आपको विसर्ग का प्रयोग मिले तो यानी इसमें विसर्ग संधि है, ठीक है, और इसका संधि विच्छेद होगा बहिधनकार, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदेही वनवास किसकी रचना है? तो यहाँ पर तो आपका टिक लगा हुआ है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा जो वैदेही वनवास है ये रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी की है। ठीक है, बिल्कुल याद रख पाएंगे आप। आगे चलते हैं। प्रिय पर्वा भी इनकी ही पुस्तक है, जो कि बहुत फेमस है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन करें। पुल्लिंग शब्द आपको छांटना है जिसमें पुरुष जाति का बोध कराया गया हो। पखावज, पहिया, लिखावट या मझधार? ठीक है, जल्दी से आंसर करिए दोस्तों। आपका क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन कौन सा आप लोग चुनने वाले हैं? बिल्कुल दोस्तों, पखावज कैसा शब्द है? एक स्त्रीलिंग शब्द है। लिखावट भी स्त्रीलिंग शब्द है, मझधार भी। लेकिन जो पहिया है कि पहिया चल रहा है, इस तरीके से आप इसको वाक्य में प्रयोग करके भी देख पाएंगे। तो आप आसानी से स्त्रीलिंग पुल्लिंग में विभेद कर सकते हैं अगर आप उनको वाक्य में प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल। जैसे कहते हैं हे भगवान मेरी मझधार, मेरी मझधार को पार लगाइए, ठीक है, या मझधार में नैयों को पार लगाइए, इस तरीके से
पहिया चल रहा है या पहिया टूट गया, तो इस तरीके से आप देख पाएंगे कि पुल्लिंग की तरह हम इसको प्रयोग कर रहे हैं। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है। यहाँ पर आपको अगले क्वेश्चन में दिया गया है गद्यांश, और गद्यांश आपके पेपर में बिल्कुल आएगा। आपको इसमें से सही आंसर छांटना है। सबसे पहले चलो मेरे साथ गद्यांश को पढ़ते हैं। बताया गया है दोस्तों, ध्यान से पढ़ेंगे और जो कुछ इंपॉर्टेंट मिलेगा उसको हमको अंडरलाइन भी करना है, ठीक है। बिल्कुल, क्या पूछा गया है यहाँ पर? स्पष्टता, आत्मविश्वास, विषय की अच्छी पकड़ और प्रभावशाली भाषा में अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? संप्रेषण कहलाता है, जो निरंतर अभ्यास से निखारी जा सकती है। किससे? निरंतर अभ्यास से। एक दिन में कोई अच्छा वक्ता नहीं बन सकता तथा भाषा पर अनायास ही किसी की पकड़ नहीं हो पाती। इसी अभ्यास से स्वामी विवेकानंद ने जिस संप्रेषण कला का विकास किया, उसे विश्व धर्म सम्मेलन में लाखों अमेरिकन निवासियों को चकित और मोहित कर दिया। अब दोस्तों हमको यहाँ पर क्वेश्चन देखने हैं और सही उत्तर अपना छांटना है। क्वेश्चन है संप्रेषण कला क्या नहीं है। तो हमने सबसे ऊपर देखा कि संप्रेषण कला क्या क्या है। स्पष्टता भी है, आत्मविश्वास भी है, विषय की अच्छी पकड़ और प्रभावशाली भाषा और विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना। तो प्रभावशाली भाषा तो संप्रेषण की कला है, आत्मविश्वास भी है, विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना भी संप्रेषण की कला है, लेकिन अलंकरण करना जो है संप्रेषण की कला नहीं होती है। तो इसका सही जवाब यही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखो और बहुत आसानी से आप इसको छांट पाएंगे। संप्रेषण कला का विकास किससे होता है? बताओ। अनायास हो जाता है, भाषण से, अभ्यास से, या विषय की अच्छी पकड़ से? संप्रेषण कला का विकास गद्यांश में दिया गया है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर हमने इसको अंडरलाइन भी किया है कि संप्रेषण कला को निरंतर अभ्यास से निखारा जा सकता है। तो इसमें जो अभ्यास वाला ऑप्शन है बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। आपको दोस्तों लास्ट में टोटल स्कोर भी बताना है अपना, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग कितना स्कोर कर पा रहे हैं इन प्रैक्टिस सेट में। उसी के अकॉर्डिंग मैं लेवल बढ़ाती हुई चलूँगी आपके इन प्रैक्टिस सेट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? ध्यान से पढ़िए, कौन सा नहीं है पूछा है, तो जल्दी से आंसर करिए। सबसे पहले तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से संयुक्त व्यंजन होते हैं। दोस्तों जो दो या दो से अधिक व्यंजन से मिलकर के बने हों उनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे अक्षय, त्र, ज्ञ और श्र, ठीक है, ये चार क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। अब ढूंढ लीजिए इनमें कौन सा नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी या जो है ये संयुक्त व्यंजन नहीं है, बल्कि कौन सा व्यंजन है? ये अंतस्थ व्यंजन होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? मृत्युंजय, इसका समास विग्रह भी दोस्तों आप करके बताओ कमेंट बॉक्स में। मृत्युंजय पद में कौन सा समास होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आसान भी है, जल्दी से आंसर करिए। मृत्युंजय किसे कहेंगे आप? इसका विग्रह करके बताइए। दोस्तों मृत्युंजय कहते हैं मृत्यु को जीतने वाला, ठीक है। किसे कहेंगे? जो मृत्यु को भी जीत ले, मृत्यु को जीतने वाला होता है मृत्युंजय, जो कि भगवान शिव के लिए प्रयोग करते हैं हम मृत्युंजय शब्द को, ठीक है। तो जहाँ भी किसी भगवान जी का या किसी एक विशेष चीज़ का, या फिर आप कह सकते हैं जिसमें कोई अन्य पद प्रधान हो जाए, वहाँ पर कौन सा समास हो जाता है? आपका बहुवीरी समास हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आप लोगों ने जवाब दिया, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन है अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अलंकार जो ये शब्द है अलंकार, इसमें उपसर्ग आपको बताना है क्या होगा। इसके लिए आपको इसका विच्छेद करना आना चाहिए। तो इसका विच्छेद आप कैसे करेंगे दोस्तों? इसका विच्छेद आप करेंगे अलम धन कार। तो उपसर्ग क्या हो गया? अलम हो गया। ढूंढ लो कौन से ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर डी। बहुत अच्छे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यह पुस्तक किसकी है? में रेखांकित शब्द का आपको पद परिचय देना है। जो यह शब्द है ये निम्नलिखित में से किसके साथ आपका सही ऑप्शन इसका होगा? यह क्या गुणवाचक विशेषण होता है ना?
जो कि पुस्तक विशेष्य के लिए प्रयोग किया जा रहा है, क्या ये एक वचन है या स्त्रीलिंग है। ठीक है, आपको इन चारों ऑप्शन में से चुनना है। 3 सेकंड का समय आपके लिए है, जल्दी से बता दीजिए। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर पुस्तक क्या होती है, पुस्तक स्त्रीलिंग होती है। ठीक है, और पुस्तक यहाँ पर एक भी है, क्योंकि एक पुस्तक की बात की गई है, तो एक वचन भी है, स्त्रीलिंग भी है। इसमें विशेष से क्या होगा, किसकी विशेषता बताई जा रही है, यह क्या है, ये विशेषण है। और किसकी विशेषता बता रहा है, पुस्तक की। तो पुस्तक क्या है, इसमें विशेष्य है। और यह कैसा विशेषण है, यह होता है सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, कौन सा विशेषण हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। तो आप लोग इसका ऑप्शन कौन सा चुनेंगे, यहाँ पर आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। विश्लेषण शब्द का विलोम होगा। विश्लेषण का विलोम बताना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और विलोम शब्द आपका बिल्कुल पूछा जाता है टीचिंग वाले एग्जाम में, तो ज़रूर आता है विलोम शब्द से क्वेश्चन। बताइए, विश्लेषण का अर्थ दोस्तों होता है अलग थलग करना। तो अब इसका अपोजिट हमको देखना है, जिसका मीनिंग जोड़ने से संबंधित हो, तो वही इसका विलोम हो जाएगा। अब दोस्तों, संश्लेषण का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, विश्लेषण अलग अलग करना, संश्लेषण उसको जोड़ देना। तो विश्लेषण का विलोम है संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उन्हें क्या कहेंगे। यानी वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय आपकी जीवा जो है वो ऊपरी दांतों पर लगे, वो कौन से आपके वर्ण कहलाएंगे। उनका उच्चारण कहाँ से होता है, मूर्धन्य कहेंगे, उनको कंठ्य कहेंगे, दंत्य कहेंगे, अनुनासिक कहेंगे। सबसे पहले तो आप कंठ्य को हटा दीजिए, क्योंकि इसका उच्चारण तो कंठ से होगा, लेकिन यहाँ दांत और जीभ की बात की जा रही है। ठीक है, तो ऑप्शन बी तो बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन ए की बात करें दोस्तों, मूर्धा। मूर्धा होता है आपका जीभ के ऊपर वाला भाग, ना कि दांत। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अनुनासिक तो नाक का प्रयोग होता है, नाक और मुंह के द्वारा इसमें बोला जाता है, तो ये भी नहीं होगा। बचता है आपको ऑप्शन नंबर सी, दंत्य इसको बोलेंगे, जैसे त, थ, द, ध, न, ये सारे दंत्य वर्ण हैं। आप बोलकर देखेंगे तो आपकी जिह्वा आपके ऊपरी दांतों को टच करेगी। बोलिए मेरे साथ, त, थ, द, ध, न। ठीक है, ता, था, द, ध, आपकी जीवा आपके ऊपरी दांतों को टच कर रही है, तो ये कैसे वर्ण है, दंत्य वर्ण है। आगे चले, निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं। ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, जल्दी बताइए। और ये भी आपको बताना है दोस्तों कमेंट सेक्शन में कि ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है। ठीक है, बिल्कुल, अगर आपको ये पता होगा कौन कौन से होते हैं, ऊष्म व्यंजन की संख्या होती है कितनी, 4। ऊष्म व्यंजन दोस्तों वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करते समय आपके मुख से गरम गरम हवा निकलेगी। ठीक है, उनको हम ऊष्मीय व्यंजन कहेंगे। जैसे कौन कौन से होते हैं, स, ये तीनों स इसमें आ जाएंगे, और इनके साथ साथ ह। ठीक है, अब देख लो कौन सा इनमें ऊष्म व्यंजन है, तो बी ऑप्शन आपको सही दिख रहा होगा। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक का विलोम बताइए। अत्यधिक का विलोम बताना है आपको, तो बहुत आसान है, जल्दी से आंसर कर दो। आशा करूंगी सभी का आंसर यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। अत्यधिक यानी ज़रूरत से ज़्यादा, और अत्यल्प ज़रूरत से कम। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। रित का विलोम बताइए। देखिए, विलोम शब्द तीसरा आ चुका है इसी सेट में। ठीक है, और ये आपका 2018 का प्रीवियस पेपर है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पर विलोम शब्द कितना पूछा जा रहा है। बताइए क्या होगा आपका रित का विलोम शब्द, ये बहुत पूछा जाता है। ये हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर, जल्दी से बताइए आपके अकॉर्डिंग कौन सा सही है इसमें ऑप्शन नंबर बी, अनर्थ। ठीक है, ये एकदम सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए। उपसर्ग भी तीसरा क्वेश्चन आ चुका है उपसर्ग का, तो इसका विच्छेद करिए सबसे पहले। तो कैसे होगा संकल्प का विच्छेद। ठीक है, बिल्कुल, इसका विच्छेद इस तरीके से आप करेंगे, समधन कल्प। ठीक है, कौन सा, अगर संधि पूछ ली जाए इसमें कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि हो रही है, और सम इसका क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। आगे चलते हैं, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता। खड़ा नहीं हुआ जाता, पढ़ा नहीं जाता, उठा नहीं जाता, जहाँ पर ये नेगेटिव सेंस दे रहा हो
और किसी भाव की बात की जा रही हो, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे सोया नहीं जाता, ऐसे सभी वाक्य जो है वो आपके भाववाचक होते हैं। और आपने जवाब भी एकदम सही दिया है दोस्तों, भाववाचक इसमें भाववाच्य हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। तद्भव शब्द उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है? गलत मेल चुनना है आपको कि तत्सम तद्भव का कौन सा मेल गलत यहाँ पर आपका बताया गया है। ठीक है, लवणता का लुनाई होगा, लवणता, लवण्यता नहीं होता, ये लवणता होता है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे भी देखेंगे। लवंग का लोंग होगा, तो ये तो सही है। ठीक है, ये तो एकदम करेक्ट है। तीसरा देखते हैं, आंत्र का आंत हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका आंत, अंत्र, अंत्र नहीं होता दोस्तों, ये आंत्र होता है। ठीक है, आंत्र, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर गलत लिखा हुआ है और यही इसका आंसर भी हो जाएगा। ऑप्शन डी ठीक है, आयसु का आदेश हो जाएगा तत्सम, ये भी करेक्ट है। तो इसमें पूछा क्या है, कौन सा मेल गलत है, गलत चुनना है आपको, तो ऑप्शन नंबर सी। और देखा जाए तो यहाँ पर लुनाई का लवण्यता नहीं होता, लवणता होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर सी ज़्यादा गलत है इसके अकॉर्डिंग, ये आप चुनेंगे, हो सकता है यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ हो। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? गलत जोड़ा आपको चुनना है, तो फटाफट से देखिए और बताइए आपके अकॉर्डिंग कौन सा जोड़ा यहाँ पर गलत हो जाएगा। देखते हैं कौन सबसे पहले यहाँ पर सही जवाब देने वाला है। बहुत अच्छे, देखो इसका पूरा का पूरा मैं आपको बता दूं, स्कंदगुप्त जो आपकी कृति है ये किसने लिखी? ये लिखी दोस्तों यहाँ पर जयशंकर प्रसाद ने, तो यही ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसके स्थान पर क्या होना चाहिए था? यहाँ होना चाहिए था जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद, ये इसका सही जवाब हो जाता अगर यहाँ पर जयशंकर प्रसाद होता। आगे है, संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर, एकदम करेक्ट है। रसज्ञ रंजन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, एकदम करेक्ट है। अशोक के फूल, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? यहाँ पर फिर से आपकी रचना पूछी है और यही कहा है कौन सा नहीं है। इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा रचनाएं पता होनी चाहिए जो भी महत्वपूर्ण है। मैंने आपको ये रचनाएं ट्रिक से भी याद कराई हुई है, अगर आप कहेंगे तो उसका लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, जहाँ पर सारी की सारी रचनाएँ को ट्रिक से याद आपको कराया गया है। तो कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? जल्दी से बताइए, क्वेश्चन नंबर 51 का आपके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर सही होगा? देखिए, सबसे पहले देखेंगे ऑप्शन ए, परिमल, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ही कृति है, बिल्कुल सही है। शिवराज भूषण, ये भूषण जी की है, करेक्ट है। शब्द रसायन, शब्द रसायन ये किनकी है? देव की है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा, ये एक ग्रंथ है। और जो लास्ट ऑप्शन है उद्व शतक, ये दोस्तों यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की नहीं है, ये हो जाएगी जगन्नाथ दास की। ठीक है, किसकी? जगन्नाथ दास की ये कृति है। ठीक है, या कह लीजिए ये पद है उनके द्वारा लिखा गया, तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। आगे चलते हैं, लेखक और उसकी कृति का कौन सा युग्म गलत है? फिर से ऐसा ही क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा नहीं है। ठीक है, आपको गलत ढूंढना है। तो सबसे पहला ऑप्शन है आचार्यों का आदि देश, आचार्यों का आदि देश, ये लिखी है डॉक्टर संपूर्णानंद ने, एकदम करेक्ट है। ठीक है, वोल्गा से गंगा, ये बहुत फेमस पुस्तक है इनकी, या आप कह लीजिए कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी चाहिए। ये राहुल सांकृत्यायन की ही है, करेक्ट है। सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती की है, करेक्ट है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी ये गलत दिया गया है, दिग्दर्शन या दर्शन दिग्दर्शन, ये किसकी है? ये हो जाएगी आपकी राहुल सांकृत्यायन की ही। ठीक है, ये भी किसने लिखी है? राहुल सांकृत्यायन की ये आपकी कृति हो जाएगी। ठीक है, आगे चले, अगला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, तैयार हो जाइए। यहाँ आपसे पूछा गया है कि विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध ढूंढना है
ऑप्शन ए, हाँ मेरा यही विचार है। तो क्या ये अशुद्ध लग रहा है आपको या ठीक है? जल्दी से बताइए। आप कहेंगे देखने में तो ठीक लग रहा है, लेकिन चलो आगे बढ़ते हैं। अभी वह ईमानदार, परिश्रमी, कर्मठ और मृदुभाषी है, एकदम सही है। अभी देखती हूँ कौन यहाँ पर बारीकी से देखेगा और पहचान पाएगा सही जवाब को। अगला है, उसके पास धन, वैभव, नौकर चाकर आदि सभी कुछ था। ये भी सही है। आप हमारे घर आना चाहते हैं तो आइए, ठहरना चाहते हैं तो ठहरिए, ये भी एकदम सही है। ये ऑप्शन आपका गलत है और यही इसमें पूछा गया था। आप कहेंगे कि गलत कैसे है? दोस्तों, हाँ के बाद यहाँ पर आपका कोमा आना था, ठीक है। हाँ के बाद यहाँ पर क्या आना था? विराम चिन्ह इन्होंने यहाँ पर लगाना छोड़ दिया है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर आपका यही क्वेश्चन ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है। आगे चले अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? भिन्नार्थक शब्द आपको इनमें से कौन सा भिन्न है? चारों ऑप्शन से अलग कौन सा है? सनातन, चिरंतन, शाश्वत या अधुनातन? देखिए, सनातन का मतलब होता है जो सदा रहने वाला हो, है ना, सदा रहने वाला हो। और चिरंतन का जो बहुत दिनों से चला आ रहा हो, यानी दोनों ने सेम सेंस दी। ये क्या है? जो सदा से चला आ रहा हो या सदा रहने वाला, सनातन। और चिरंतन बहुत दिनों से चला आने वाला, ठीक है, उसको चिरंतन कहेंगे। शाश्वत किसको कहेंगे? जो सदा रहने वाला है या चिरस्थायी है, निरंतर रहने वाला है, उसको भी शाश्वत कहेंगे। लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है, अधुनातन, इसका अर्थ होता है अत्यंत नवीन या फिर वर्तमान काल का। लेकिन ये सारी भूतकाल की बात की जा रही है जो बहुत पहले से चला आ रहा है, लेकिन ये जो है आज के समय की बात की जा रही है, वर्तमान समय की। तो यही ऑप्शन इसमें गलत है। आगे चले, अर्वाचीन शब्द का विलोम बताइए। विलोम बताना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्वाचीन का क्या हो जाएगा? ए, बी, सी, डी, चारों ऑप्शन में से आपके अकॉर्डिंग इसमें सही जवाब आपने दिया, एकदम करेक्ट है, प्राचीन। अर्वाचीन का क्या हो जाएगा? प्राचीन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध है और कैसे इसको लिखा जाएगा वो भी आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए देखो क्या लिखा है? विभीषण, एकदम सही लिखा हुआ है। ऑप्शन बी देखते हैं क्या लिखा हुआ है? विरहणी, ठीक है। क्या ये सही लिखा हुआ है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, सही लिखा है या गलत लिखा है? दोस्तों, विरहणी नहीं होता, ये होता है आपका विरहिणी, ठीक है। हाँ पे भी छोटी की मात्रा आपकी आने वाली है, ये यहाँ पर शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। इसका शुद्ध रूप ये हो जाएगा। तो यही ऑप्शन जो है आपका सही माना जाएगा, क्योंकि इसमें अशुद्ध पूछा था। जगत गुरु एकदम सही लिखा हुआ है, गृहिणी एकदम सही लिखा हुआ है। आगे चले, कौन सा शब्द युग्म जो है वो गलत है? ऑप्शन ए, मुट्ठी गर्म करना, इसका मतलब होता है रिश्वत देना। क्या आप इस चीज़ से ताल्लुक़ रखते हैं? ये सही है, आप कहेंगे एकदम सही है, बिल्कुल। अगला है लुटिया डूबना, मतलब सारा काम जो है चौपट हो जाना, बिल्कुल सही है। सब्ज बाग दिखाना, इसका मतलब क्या हरा भरा करना होगा? आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल नहीं होगा। सब्ज बाग दिखाने का मतलब होता है झूठी दिलासा देना, ठीक है, झूठी दिलासा देना। तो यही पूछा था, इसमें कौन सा गलत है? माई का लाल यानी साहसी व्यक्ति, ठीक है। बोलते हैं ना, किस माई के लाल में इतना दम है कि इसको उठा के यहाँ रख दे, तो यानी साहसी व्यक्ति कौन है? आगे चले, अगला क्वेश्चन है, मेरी भाव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे, शाम हरित दुति होए। इसमें कौन सा अलंकार होगा आप बताएंगे? क्वेश्चन नंबर 58 है। श्लेष अलंकार होगा, अनियोक्ति होगा, यमक अलंकार होगा या रूपक अलंकार होगा? देखो दोस्तों, आपको यहाँ पता होना चाहिए अलंकार के बारे में कि श्लेष अलंकार कौन सा होता है। श्लेष अलंकार का अर्थ होता है चिपकना, यानी जहाँ किसी एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हो वहाँ आपका श्लेष अलंकार होता है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे श्याम के 2 अर्थ निकलते हैं। कौन कौन से? पहला तो है श्री कृष्ण जी, ठीक है, और दूसरा क्या होता है? सांवला रंग, ठीक है, या आप कह सकते हैं नीला रंग, नीला या सांवला, ठीक है, या सांवला।
तो यहाँ पर एक शब्द के दो अर्थ निकल रहे हैं, तो आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा। आगे चले, अगला क्वेश्चन है गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला यानी गौ के लिए शाला, गाय के लिए शाला। तो जहाँ पर आपका विभक्ति आपको मिल जाएगी, ठीक है, विग्रह करने पर विभक्ति आपको मिल जाएगी, के लिए, को, पर, ऊपर, इस तरीके से। वहाँ पर आपका कौन सा समास हो जाता है? वहाँ पर आपका तत्पुरुष समास हो जाता है। और क्या होगी तत्पुरुष समास की पहचान? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। इसमें पहला पद प्रधान होता है या द्वितीय पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो गौशाला, गौ के लिए शाला, तत्पुरुष समास एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देशभक्ति में कौन सा समास है? समास बहुत अच्छे से मैंने आपको कराया हुआ है, इसका लिंक भी मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूँगी। अगर आप देखना चाहते हैं तो बहुत अच्छे से ट्रिक से सारी चीज़ें समझाई हुई है, और वो ट्रिक 100% एप्लीकेबल है सभी आप कह सकते हैं सभी शब्दों पर। तो बताइए देशभक्ति में कौन सा समास है? देशभक्ति यानी देश के लिए भक्ति, और देश के लिए भक्ति यानी यहाँ पर फिर से तत्पुरुष समास हो जाएगा। और कौन सा समास, कौन सा तत्पुरुष समास के लिए कौन सी विभक्ति में आती है? संप्रदान, ठीक है, संप्रदान तत्पुरुष समास इसका सही जवाब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ तत्पुरुष पूछा है तो आप यही बता दीजिए। अगर ये पूछा होता कि तत्पुरुष का भी कौन सा भेद है, तब आप बताते संप्रदान तत्पुरुष, ठीक है। तो ये थे आपके टॉप 30 क्वेश्चंस आज की क्लास के। आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में बताना नहीं भूलना है। और दोस्तों पसंद आई है तो क्लास को लाइक शेयर करना आपको ज़रूर याद रखना। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि सभी लोग क्लास से जुड़ पाएँ। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगले सेक्शन में मिलते हैं अगले टॉप 30 क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।